नमस्कार, मैं जीएस चारण हिंगलाज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली 12 क्लासेज में हमने संकलनकर्ता, अन्वेषक, पुस्तकालय अध्यक्ष, ग्राम सेवक, पटवारी, सूचना सहायक, कर सहायक, सुपरवाइजर, पटवारी 2021 तक के प्रश्न पत्रों में आए हुए कंप्यूटर के प्रश्न देखे। अब हम संगणक परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बराबर है। नंबर ऑफ रोज इन MS एक्सेल इज इक्वल टू ऑप्शन ए 75,536, ऑप्शन बी 65,536, ऑप्शन सी 56,536, ऑप्शन डी 56,563। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 65,536। हालांकि ये एक्सेल के 2003 के वर्जन के हिसाब से सही है। एक्सेल 2007 और उसके बाद से अब तक के लेटेस्ट वर्जन में कॉलम की संख्या 16,384 और रो है 10,48,576। अगला सवाल है, IPv4 एड्रेस का आकार होता है। साइज ऑफ IPv4 एड्रेस इज ऑप्शन ए 8 बिट्स, ऑप्शन बी 32 बिट्स, ऑप्शन सी 64 बिट्स, ऑप्शन डी 128 बिट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 32 बिट्स। IPv4 की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेटेस्ट वर्जन IPv6 है, जो कि ज़्यादा एडवांस है। चलिए दोनों में तुलना करते हैं। IPv4 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 128 बिट का। IPv4 डेसिमल प्रणाली पर आधारित है, जबकि IPv6 हेक्साडेसिमल प्रणाली पर आधारित है। अगला सवाल है, प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है। द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वेब ब्राउज़र इज ऑप्शन ए मोज़ेक, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी नेटस्केप, ऑप्शन डी क्रोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोज़ेक। हालांकि सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब नाम का ब्राउज़र बना था, लेकिन ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आने वाला पहला ब्राउज़र मोज़ेक था, जिसके कारण ये पॉपुलर भी ज़्यादा हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र को ही बाद में नेक्सस के नाम से जाना गया था। मोज़ेक 1993 में आया, नेटस्केप नेविगेटर 1994 में आया और इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया। अगला सवाल है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड ऑप्शन ए इफेक्ट्स, ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी ट्रांजिशन, ऑप्शन डी प्रेजेंट एनिमेशंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस किन्हीं दो स्लाइड्स के बीच में या किसी एक स्लाइड के शुरू या अंत में लगाए जाते हैं, जबकि इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन किसी इमेज, टेक्स्ट, स्टिकर, शेप इत्यादि पर लगाए जाते हैं। चलिए इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे लेफ़्ट में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स है। यहाँ पे पहली और दूसरी स्लाइड के बीच में भी अपन ट्रांजिशन डाल सकते हैं, और पहली स्लाइड कैसे आएगी उसका भी ट्रांजिशन डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। फ़िलहाल ऊपर अगर लेफ़्ट में आप देखोगे तो नन लिखा आ रहा है, यानी कि कोई भी ट्रांजिशन नहीं डाला हुआ है। यहाँ मैं पहली स्लाइड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये फेड ट्रांजिशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ये पहली स्लाइड आएगी तो ये फेड होके आएगी। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ये ऐसे आएगी। और अगर मैं दूसरी स्लाइड पे क्लिक करूँ और पुश पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से पहले वाली स्लाइड को पुश करके फिर पुश ट्रांजिशन के थ्रू आएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इस तरह से। अब जो दूसरा ऑप्शन था एनिमेशन, और एक और था क्या था, इफ़ेक्ट्स। जैसे ये एनिमेशन है तो ये टेक्स्ट पे लागू कर सकते हैं अपन, और इमेज पे कर सकते हैं, किसी शेप पे कर सकते हैं, या फिर आइकन पे कर सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट पे करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और इस पे एनिमेशन दे रहा हूँ मैं कुछ भी। जैसे इसको मैं कर रहा हूँ, ये इस तरह से शेप एनिमेशन दे रहा हूँ। तो ये अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो इस तरह से ये रिवील होता जाएगा। अलग अलग एनिमेशन है, ट्राई कर सकते हैं अपन। जैसे ये इमेज को मैं चाहता हूँ कि जूम हो, तो इस तरह से जूम होगी। इसको मैं चाहता हूँ कि ये बाउंस करे, तो इस तरह से बाउंस करेगा। तो ये एनिमेशन अपन डाल सकते हैं किसी भी इमेज पर, किसी टेक्स्ट पर, किसी आइकन पर, या फिर किसी शेप पर। और जो ट्रांजिशन है वो अपन किसी भी स्लाइड के बीच में, या फिर एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में, या फिर एक स्लाइड के शुरू में, या फिर अंत में कर सकते हैं अपन। जैसे ये 3 नंबर स्लाइड है तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये इस तरह से आए वाइप होके, तो वाइप ट्रांजिशन डाल दिया मैंने।
अब ये वाइप ट्रांजिशन काम करेगा किसके पे, दूसरे और तीसरे के बीच में। इस तरह से मैंने प्रीव्यू दिया। अब ये 4th नंबर स्लाइड है, मैं चाहता हूँ कि ये अनकवर करके इस तरह से ट्रांजिशन आए, तो इस पर भी मैं ट्रांजिशन डाल दिया। इस तरह से ट्रांजिशन तो होते हैं स्लाइड्स के बीच में या फिर स्लाइड के शुरू या अंत में, और जो एनिमेशन होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट वगैरह पे, टेक्स्ट पे या इमेज पे या फिर शेप पे या फिर आइकन पे। सवाल है MS एक्सेल 2019 में सूत्र, यहाँ पे एक फार्मूला है, का परिणाम क्या है। इन MS एक्सेल 2019 व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फार्मूला, और ये फार्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट कोष्टक इंडिया कोमा 2। ऑप्शन ए है AI, ऑप्शन बी IA, ऑप्शन सी AA, ऑप्शन डी त्रुटि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IA। क्यों है ये, मैं आपको एक्सेल में ये फार्मूला करके दिखाता हूँ। चलिए फार्मूले को एक्सेल में लाइव देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आंसर था IA वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा था इक्वल्स टू, फिर राइट लिखा कैपिटल में, उसके बाद कोष्टक बनाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा में इंडिया लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने कॉमा लगाया और फिर 2 लिखा और कोष्टक बंद किया। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले में जो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, जैसे अपन ने इंडिया लिखा है, तो यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसके पीछे के 2 वर्ड यहाँ पे सेल में दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पे इसमें पीछे के 2 वर्ड I और A थे, वही यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस फार्मूला लगाने के कुछ विशेष उद्देश्य होते होंगे, फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कोई यूज केस नज़र नहीं आ रहा है। बेसिकली ये फार्मूला ये करता है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वर्ड है उसके लास्ट के 2 कैरेक्टर सेल में लिख देता है ये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी डिज़ाइन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डिज़ाइन। डिज़ाइन टैब जो है उसके अंदर अपन कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं कंटेंट एरिया का। सबसे पहले इस सवाल में कुछ कीवर्ड है जिनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले एक कीवर्ड है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बनाती है। मेनली सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है। इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है विंडोज़। जैसे विंडोज़ 7, फिर उसका 10 वर्जन आया, विंडोज़ 11 लेटेस्ट वर्जन है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कुछ और सॉफ्टवेयर भी बनाता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे इनका एक पूरा स्वीट आता है, स्वीट उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर को कंबाइंड बेचा जाता है या फिर कलेक्टिवली इंस्टॉल किया जाता है, उसको स्वीट बोलते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, 5-7 लगभग 10 के करीब सॉफ्टवेयर है, उन सब का बंडल एक साथ बेचता है, जिसको ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन बोल के बेचते हैं। तो वो पूरा स्वीट है, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365, ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप की है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ही इनको बेचता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में मतलब इनको वैसे ही चलाया जाता है बिना सब्सक्रिप्शन के, तो वो एक अलग बात है, लेकिन डेवलप इनको माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं प्रैक्टिकल करके वर्ड के अंदर। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोल रखा है लेटेस्ट वर्जन। इसमें लेफ़्ट की तरफ अगर ऊपर की तरफ अपन देखें तो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। जैसे पहला है फाइल टैब, फिर होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये बहुत सारे टैब है। इसमें जो सवाल का सही जवाब था, डिज़ाइन टैब के अंदर अपन जाकर कंटेंट एरिया का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन टैब खोल लिया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे मैं कोई भी थीम पे हवर कर रहा हूँ तो ये कंटेंट एरिया का कलर चेंज हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जैसे ये जो भी व्यक्ति की तस्वीर लगी है, इसके किनारे पे जो स्ट्रोक दिया हुआ है वो अभी रेड हो गया है, तो अभी मैं इसको हवर कर रहा हूँ, यहाँ ग्रीन हो गया।
इस तरह से ये कंटेंट एरिया का कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं अपन। दूसरा तरीका है यहाँ पे कलर पे जाके, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें अलग 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 कलर कॉम्बो दिए हुए हैं। तो जैसे मैं किसी पे भी माउस ले जा रहा हूँ, कर्सर ले जा रहा हूँ, तो वो एक बार अप्लाई हो रहा है, हालांकि वो अप्लाई नहीं हुआ है। अगर मैं कर्सर हटा दूँ तो वापस जो था वो ही आएगा। लेकिन अगर मैं, मेरे को कोई भी अगर पसंद आता है और मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं, ये मेरे को ठीक लग रहा है, मैं इस पे ग्रे स्केल वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इसका पूरे का कलर चेंज हो गया। जो भी कंटेंट एरिया था, इसका कंटेंट एरिया से मतलब है कि जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है उस एरिया की बात हो रही है। तो इस तरह से ये वर्ड के अंदर अपन कंटेंट एरिया का कलर चेंज करने के लिए डिज़ाइन टैब में जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि एम एस एक्सेल 2019 डाटा शीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट डैश है। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर एम एस एक्सेल 2019 डेटा शीट इज़ ऑप्शन ए एरियल 11 पॉइंट्स, ऑप्शन बी एरियल ब्लैक 11 पॉइंट, ऑप्शन सी कैलिबरी 11 पॉइंट, ऑप्शन डी टाइम्स न्यू रोमन 11 पॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैलिबरी 11 पॉइंट। एम एस एक्सेल 2019 जो वर्जन था उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी 11 पॉइंट्स था। एम एस एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन 2024 में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो एप्टोस करके एक फॉन्ट है, वो भी 11 पॉइंट है। अगला सवाल है किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज़ क्या है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज विच कैन बी अप्लाइड टू एनी कैरेक्टर। ऑप्शन ए 163, ऑप्शन बी 168, ऑप्शन सी 1638, ऑप्शन डी 16038। ऑप्शन सी सही है, 1638 जो है वो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। अगला सवाल है टेक्स्ट का कॉन्कैटिनेशन किसका प्रयोग करके किया जा सकता है। कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग ऑप्शन ए एपोस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी हैश, ऑप्शन सी एक्सक्लेमेशन, ऑप्शन डी एम्परसेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एम्परसेंड। चलिए देखते हैं कैसे दो अलग अलग सेल्स के डेटा को मर्ज करके दो टेक्स्ट को कॉन्कैट करते हैं, एक्सेल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेल्स में, दो अलग अलग सेल्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है और फिर तीसरी सेल में ऑटोमेटिक वो दोनों को मर्ज करके डेटा अपने आप आया है। जैसे फर्स्ट में हिंगलाज लिखा हुआ है, दूसरे में क्लासेज लिखा है, तो उन दोनों को मर्ज करके हिंगलाज क्लासेज एक सेपरेट सेल में अपने आप आया है। उसके लिए मैंने एक फार्मूला डाला है। फार्मूला सिंपल है कि सबसे पहले मैंने लगाया इक्वल का चिन्ह और उसके बाद कोष्टक, उसके बाद लिखा कॉन्कैट और फिर बनाया कोष्टक और उसके अंदर मैंने सेल डिफाइंस की है कि कौन कौन से सेल से डेटा लेना है और उनके बीच में एम्परसेंड का चिन्ह लगाया है ताकि दोनों को सेपरेट किया जा सके कि इस सेल और इस सेल का डेटा लेना है। जैसे मैं आपको दोबारा से करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बराबर का चिन्ह लगाया, इक्वल का चिन्ह लगाया, उसके बाद मैंने लिखा कॉन्कैट और उसके बाद कोष्टक का चिन्ह लगाने के बाद आपको सेल पे क्लिक करना है जिस सेल से डेटा चाहिए आपको। तो मैंने इस सेल पे क्लिक कर लिया C5 पे और फिर एम्परसेंड का चिन्ह लगाया। इसका मतलब C5 और इसके बाद जो भी सेल में क्लिक करूँगा वो वाली, और ये है D5। तो C5 और उसके बाद D5 इसमें ऑटोमेटिक लिखी आ जाएंगी, जो भी इसमें डेटा होगा वो उठाकर इस सेल में आ जाएगा। उसके बाद कोष्टक बंद, एंटर क्लिक किया तो अपने आप ये आ गया। अभी मैं इसको एक बार फार्मूले को बाकी नीचे की 5-6 सेल्स में लागू करके और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस फार्मूले को ड्रैग करके नीचे की 3-4 सेल्स में अप्लाई कर दिया। अब मैं नीचे की सेल्स में अलग अलग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखूँगा ना, तो वो अपने आप तीसरी सेल में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, लिखा महावीर और लिखा चारण, तो ये जो अगली सेल है इसमें ऑटोमेटिक महावीर चारण कंप्लीट लिखा आ गया। तो बस यही है एम्परसेंड, यानी कि वो चिन्ह, और कॉन्केटेशन यानी कि दो अलग अलग सेल के डेटा को मर्ज करके तीसरी सेल। सवाल पूछा गया कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज ऑप्शन ए विसी कैल्क, ऑप्शन बी लोटस 123, ऑप्शन सी MS एक्सेल, ऑप्शन डी स्टार कैल्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विसी कैल्क। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्प्रेडशीट पैकेज या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि विसी कैल्क या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल शीट या फिर लिब्रे ऑफिस एक्सेट्रा।
अब ये जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसका मुख्य काम ये है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना। एनालिसिस के काम में भी ले सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए भी एक्सेल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इनको ग्रिड में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ग्रिड यानी कि रॉ और कॉलम, और जहाँ पे रॉ और कॉलम कनेक्ट होते हैं उसको सेल बोलते हैं। अगर अपन ये जो भी एक्सेल या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी काम करते हैं वो अगर मैनुअली हाथ से करने लगे तो बहुत टाइम लगता है टेबल्स क्रिएट करने में। इनसे बहुत इजीली हो जाता है, प्लस इनसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपन, डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, फार्मूलाज वगैरह भी इनमें डाल सकते हैं। तो ये इनके एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और इसमें और भी डेप्थ में मतलब एक्स्ट्रा एडवांस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एक और सवाल है, MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है। इन MS एक्सेल 2019 एड्रेस ऑफ करंटली सेलेक्टेड सेल इज शोन इन ऑप्शन ए नेम बॉक्स, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, ऑप्शन डी टाइटल बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेम बॉक्स या फिर नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स वो जगह है जहाँ पे सेल का एड्रेस दिखता है। जैसे कोई भी सेल अपन ने सेलेक्ट कर ली तो वो कौन से कॉलम और कौन सी रो से मिलकर बनी है वो नेम बॉक्स के अंदर दिखता है। जैसे इस उदाहरण के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कॉलम यहाँ पे बी है और रो है 3 नंबर, तो नेम बॉक्स के अंदर लिखा आ रहा है B3। टाइटल बार एक्सेल फाइल के सबसे ऊपर लिखा आता है। एक्सेल का सॉफ्टवेयर जैसे ही अपन खोलते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर टाइटल लिखा आता है। उसमें अपने फाइल का नाम होता है, जिस नाम से अपन ने फाइल को सेव कर रखा है उसी को टाइटल बार कहते हैं। फार्मूला बार वो होता है जहाँ पे फार्मूला लिखते हैं अपन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो नेम बॉक्स था उसी के राइट में फार्मूला बार होता है, और जो स्टेटस बार होता है वो एक्सेल सॉफ्टवेयर में बॉटम में होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमांड्स ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स? ऑप्शन ए फाइंड, गो टू, ऑप्शन बी go to, replace, find, option C find, clear, go to, option D clear, go to, replace। सही जवाब है ऑप्शन बी go to, replace, find। फाइंड, रिप्लेस और गो टू इन तीनों के लिए ये एक ही डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सवाल है, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज BCC यूज्ड? ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईमेल। ईमेल के अंदर CC और BCC दो चीज़ें होती है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब CC या कार्बन कॉपी से मतलब है कि जैसे ईमेल के अंदर CC का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जिन जिन की ईमेल आईडी होगी उन सबको ईमेल जाएगा और उनको दिखेगा भी कि भाई इसकी कार्बन कॉपी और किस किस को भेजी गई है। और BCC में जिसकी ईमेल आईडी अपन लिखते हैं भेजते समय, उसको सिर्फ उसको मिल जाएगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसकी कॉपी और किस किस को भेजी गई है। अगला सवाल है, फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेसर देन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका वैसे तो बोर्ड ने तो बोनस दिया था आई गेस, हालांकि बी और सी दोनों को सही माना जा सकता है क्योंकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन को अगर प्रेस करें तो फॉन्ट साइज छोटा होता है, और कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट को प्रेस करने पे भी फॉन्ट साइज छोटा किया जा सकता है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा? इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल गिव करंट सिस्टम डेट? ऑप्शन ए टुडे, ऑप्शन बी नाउ, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर अपन अगर वो फार्मूला डालें जो अभी वहाँ पे लिखा हुआ था, सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन, फिर बड़े अक्षरों में टुडे लिख रहा हूँ मैं, और ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट, ये लिख के मैंने एंटर दबाया तो अपने आप आज की डेट आ गई। इसी तरह से नाउ लिखा मैंने, ओपन क्लोज,
सॉरी, मैंने इक्वल्स का चिन्ह नहीं लगाया था शुरू में, तो ये लगाया मैंने चिन्ह, एंटर किया तो इसने डेट भी दी है प्लस टाइम भी बताया यहाँ पे। इस तरह से अपन सिंपली इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके प्रेजेंट डेट डाल सकते हैं, जो भी आज के दिन की डेट है वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। सवाल है, डाटा विनिमय के लिए निम्न में से कौन से संभावित तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे टू डेटा एक्सचेंज? ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स, ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्स। ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। समझते हैं डेटा ट्रांसमिशन के इन तीनों तरीकों को। सबसे पहले दो प्रकार के तरीके हैं, पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में ओनली वन डायरेक्शन में सिग्नल भेजा जा सकता है, जैसे कि एक सोर्स होता है वो रिसीवर तक सिग्नल भेजता है, वो होता है सिंप्लेक्स मोड। दूसरा होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के अंदर दो साइड मतलब सिग्नल जा सकते हैं, सोर्स से रिसीवर में, रिसीवर से सोर्स में। लेकिन इसमें भी दो तरीके के मोड होते हैं, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सोर्स से रिसीवर में सिग्नल जा सकता है, लेकिन रिसीवर से वापस सोर्स में सिग्नल भेजने के लिए रुकना पड़ता है, दोनों एक साथ सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों एक साथ सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे सिंप्लेक्स बताया कि सोर्स से रिसीवर तक ही सिग्नल जा सकता है, उसका उदाहरण है रेडियो। और हाफ डुप्लेक्स जो होता है उसमें दोनों तरफ सिग्नल, सोर्स से रिसीवर, रिसीवर से सोर्स सिग्नल जा सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं भेज सकते सिग्नल को, उसका उदाहरण है वॉकी टॉकी। और तीसरा है फुल डुप्लेक्स, जिसमें दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं एक साथ में, उसका उदाहरण है मोबाइल फ़ोन या फिर फ़ोन कॉल पे जो अपन बात करते हैं उसको। सवाल है, पीडीए का अर्थ है? पीडीए स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए पर्सनल डेटा असिस्टेंट, ऑप्शन बी पर्सनल डेटा अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन डी पर्सनल डिजिटल अकाउंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को पीडीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्मार्टफोन के टेक ओवर करने से पहले इस तरह के कुछ डिवाइसेस बनाए गए थे जो कि बहुत एडवांस थे, जिनमें ईमेल लिखे जा सकते थे और जिनमें नोट्स लिखे जा सकते थे, और ये प्रचलित हुए। इनके बाद स्मार्टफोन बने तो इनका प्रचलन चला गया, इन्हीं को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता था। सवाल है, निम्न में से कौन सी सर्विस यह पुष्टि करने के लिए बनाई गई है कि उक्त कंप्यूटर आईपी एड्रेस के साथ अस्तित्व में है और नेटवर्क से जुड़ा है? Which of the following service is created to confirm if the given computer exists and is connected to network? Option A ring, ऑप्शन बी डिंग, ऑप्शन सी शिंग, ऑप्शन डी पिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पिंग। इसी तरह का एक सवाल पहले वीडियो में अपन ने कवर किया था। सवाल था कि होस्ट जिंदा है या नहीं की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यह कमांड लाइन यूटिलिटी है। ऑप्शन ए पिंग, ऑप्शन बी टेलीनेट, ऑप्शन सी आईपी कॉन्फ़िग, ऑप्शन डी एनटीपी। तो इसका सही जवाब था पिंग। तो सिमिलर सवाल रिपीट होते हैं। सवाल है, एमएस पावरपॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ग्रुप द सेलेक्टेड शेप टुगेदर इन एमएस पावरपॉइंट 2007 स्लाइड? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जी। अब मेरे पास पावर पॉइंट 2007 तो इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन पावर पॉइंट का 2024 या 25 का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अपन जो सवाल था उसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले टैब्स में जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट टैब है, इसमें शेप्स पे जाता हूँ मैं और एक दो शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक ये मैंने ड्रॉ की, एक और ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि 2-3 को ग्रुप करके अपन देखेंगे कि कौन सी शॉर्टकट की से ग्रुप किया जाता है अलग अलग शेप्स को। जैसे ये 2 हो गई, एक और शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे 3 टोटल शेप हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं तीनों को अलग अलग मूव कर पा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों अभी इंडिविजुअल है। लेकिन अगर मैं तीनों को सेलेक्ट करूँ इस तरह से ड्रैग करके, या फिर एक को सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल प्रेस करूँ और दूसरे को भी सेलेक्ट करूँ
और कंट्रोल को प्रेस रहने दूं और तीसरे को भी सेलेक्ट करूं तो ये तीनों सेलेक्ट हो गई है। अब अगर मैं कंट्रोल और जी प्रेस करूं तो ये तीनों एक ग्रुप बन गई है, तीनों को एक साथ मैं मूव कर सकता हूँ। तो अभी जो सवाल था कि पावर पॉइंट के अंदर शेप्स को ग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, उसका जवाब था कंट्रोल प्लस जी। तो इस तरह से बहुत सारी शेप्स को एक साथ ग्रुप किया जा सकता है, फिर उनको एक साथ मूव किया जा सकता है या उन पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस जी जो होता है उससे ग्रुप किया जाता है चीज़ों को या शेप्स को पावर पॉइंट के अंदर। MS एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है? इन MS एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी घातांक का चिन्ह, ऑप्शन सी एम्परसेंड, ऑप्शन डी परसेंटाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परसेंटाइल। सबसे पहले सॉल्व होता है, उसके बाद ये बाकी सारे सॉल्व होते हैं। वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से देखें तो परसेंटाइल को फर्स्ट प्रेसिडेंस है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को है, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। जैसे बोर्ड मास का नियम होता है वैसे ही इसमें भी कुछ है नियम। अब दोस्तों इस वीडियो में इतने ही सवाल कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, बहुत मेहनत जो की है मैंने इसमें। और बाकी आप अपने जो भी सुझाव वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।